नाजरीन, आपने देख लिया, मेरे साथ खावर नईम हाशमी साहब सीनियर तजियाकार हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान मलिक साहब सीनियर तजियाकार और रिफत वानी साहिबा हमारे साथ फ़ोन कॉल पर मौजूद हैं। अब तीनों का बहुत शुक्रिया। रिफत साहिबा, मैं आपसे ही आगाज़ करूँ, ये एक 70 साल से जो कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हो रहा है और 1 साल से कर्फ्यू के अंदर हैं, इस सारी सूरत हाल में एक तरफ ये पूरी की पूरी इस तहरीक इंसाफ की हुकूमत की मूवमेंट और दूसरी जानिब कश्मीरियों की तमाम तर जदोजहद, इसको आप किस तरह एनालाइज करेंगे आज के दिन के एतबार से? देखिए, जो कश्मीर के हालात हैं वो किसी से ढके छुपे तो है नहीं। पिछले 1 साल से जो हमारे लोग फेस कर रहे हैं, वहाँ पर हमारी फैमिलीज फेस कर रही हैं, वो सबके सामने है। 1 साल से हमारा जो स्कूल एजुकेशन, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, हमारे कारोबार जो है वो मुसलसल जो है वो बंद है, हमारा जो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, हमारा जो एजुकेशन का लॉस हो रहा है, उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं अगर वो दुनिया के सामने आ जाएं तो आप क्योंकि वो चीज़ें बाहर आ नहीं रही हैं, क्योंकि हमारे भी जो इसकी वजह से ये जो 1 साल का जो लॉकडाउन है, इसमें हमारे जो टीन एजर्स है उसमें सुसाइड का रेशो बढ़ गया। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं तकरीबन 10 से लेकर जो है 14, 15, 16 इयर्स के जो बच्चे हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दुनिया के सामने आ नहीं रही हैं। मैं किसी के ऊपर तनकीद करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आप खुद भी अगर आप गौर करें, सिवाय बातों के और जो है नारों के कुछ खास जो है मैंने खुद भी नहीं देखा कि किया गया हो। मैंने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा था कि आप जो है बातों से दिल खुश कर सकते हैं, आप मुजम्मत से कर सकते हैं, लेकिन अभी मुजम्मत बातें और ये जो है ना, इस सब से चीजें बहुत आगे निकल चुकी हैं। इंडिया ने जो अपना वहां पे डेमोग्राफिक चेंज के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन वो शुरू कर दी है, वहां पे डोमिसाइल जो है वो नॉन कश्मीरी में जो है वो तकसीम करना शुरू कर दिए हैं। तो उसके साइड इफेक्ट्स को जो है आप समझें कि उसका इन फ्यूचर जो है कश्मीर के ऊपर वो कितना बुरा इफेक्ट डालेगा, कश्मीर के लोगों के ऊपर कितना बुरा इफेक्ट डालेगा, हमारे डेमोग्राफिक चेंज जो है वो लाया जा रहा है, उसके बारे में जो है कोई कुछ नहीं कर रहा है। आप नक्शा जो है वो उसमें अपने मैप में अपने चेंजेस लाई हैं, या इसको दुनिया को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आप देखिए, चाइना ने जो है लद्दाख में इन्वेड किया, उन्होंने बहुत सारे इलाके जो है अपने कब्जे में ले लिए, कोई किसी ने क्या कर लिया? तो मुझे नहीं लगता कि यूएन जो है हमारा मामला जो है उसको रिजॉल्व करने के लिए जो है वो तैयार है। तो पाकिस्तान को कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने पड़ेंगे, और ये सिर्फ बातों से, नारों से, तकरीरों से, मुजम्मत करने से जो है ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होने वाला तो मुझे तो नहीं लगता है। कम से कम इससे हमारी मुश्किलात में जो है दिन ब दिन और इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटजी को, जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है, जो कश्मीर पॉलिसी है, उसको चेंज करने की जरूरत है। पाकिस्तान की जो कश्मीर कमेटी है उस पर मैंने हमेशा से तनकीद की है, वो कभी भी फॉल मुझे नजर नहीं आई। जो उनका रोल होना चाहिए था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए थी, वो मुझे वो कभी दिखा नहीं है। आजकल वो दिख रहे हैं, जब भी कश्मीर के कोई इवेंट्स होते हैं या ऐसे दिन होते हैं, ये सारे लोग जो है वो बाहर निकल आते हैं। अदरवाइज कहाँ पर मुझे कश्मीर कहीं दिखता नहीं है। जो है मैप में शामिल कर देना, तराने बना लेना, ठीक है, जज्बात उबारने के लिए या जज्बे कायम रखने के लिए बहुत जरूरी है चीजें, लेकिन इसका जो है इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। दुनिया बदल रही है, दुनिया का ऑर्डर चेंज हो रहा है, आपको कुछ जो है अलग करना पड़ेगा। जो पुरानी गवर्नमेंट है, जो पुरानी पॉलिसीज हैं, उनसे कम आप बाहर निकलें, आप कुछ नई चीज लेकर आए, नया जो है लोगों को जो है कोई नई उम्मीद दें। आप जाते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में जाते हैं, वहां पर आप उम्मीद दिलाते हैं कि मैं यहां से जाके मैं कुछ कर लूंगा, फिर आप 1 साल से लोगों को लटका के रखा हुआ है, हम इनका जवाब पत्थर से देंगे। इमरान खान साहब कहाँ है वो पत्थर? कितना टाइम लगता है पत्थर जमा करने में? मुझे अजान के लिए एक ब्रेक लेनी, मैं ब्रिगेड साहब और खावर साहब आपकी तरफ भी आता हूं कि हम ओकेजनल क्यों इतने हो गए हैं, हमें क्या करना पड़ेगा? आज यौम इस्तेसाल तो है, हम उनके साथ तो खड़े हैं, लेकिन किस तरह वाकई इन रियलिटी उनके साथ खड़े होना है? ये अजान ब्रेक है, उसके बाद हम इसके ऊपर बात करें। ब्रेक पर जाने से पहले रिफत वानी साहिबा बात करी थी कि इससे आगे कुछ बढ़कर हमें करना चाहिए। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं मैडम। खबर साहब, ये जो वो बात कर रही हैं कि इससे आगे एक तो तराने, इसके ऊपर बड़ी सोशल मीडिया पे तरकीद हो रही है, लेकिन बजाते खुद मैं ये समझता हूं कि ये सारी चीज़ें एक्टिवेट करने के लिए जो मौसीकी है या जो शायरी है, इससे बढ़कर आगे हम लोग क्या कर सकते थे और क्या कर सकते हैं? बहुत न्यूक्लियर पावर है, क्या मज़ीद इक़दामात हो सकते हैं? वकास मिलाना साहब,
कि मैं सलाम पेश करता हूँ रिफत वानी साहबा को। ये हमशीरा है बुरहान वानी साहब की, और इन्होंने जो गुफ्तगू की है वो मेरे दिल की आवाज़ है। मैं समझता हूँ कि क्या मैं पाकिस्तान से लेके आज तक कश्मीर के इशू पर पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो बैरूनी दबाव का शिकार रही है, मसलतों का शिकार रही है, और उस तरीके से आज़ादाना नहीं रही। मैं मिसाल एक लेके आया हूँ, मैं अपना रिफत वानी साहबा एक बुकलेट लेके आया हूँ एक पाकिस्तानी फिल्म की। ये फिल्म की मैं दिखा रहा हूँ बुकलेट, इसका नाम है इनकलाब कश्मीर। ये 1948 में जब कश्मीर के इशू पे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हो रही थी तो ये फिल्म मैदान जंग में फिल्माई गई थी। और पाकिस्तान के जो उस वक्त हालात थे, पाकिस्तान नया नया बना था, तो इसमें बड़े बड़े फनकार थे। हम इस्माइल साहब थे, अलाउद्दीन साहब थे, एक सलमा आगा एक एक्ट्रेस है, उनकी वालदा जरीना थी, उन्होंने एक्ट किया था। तो ये फिल्म जब मुकम्मल होके लाहौर के रिटर्स सिनेमा में नुमाइश के लिए पेश की गई तो पहले शो के बाद इस फिल्म के जो प्रिंट थे वो उठा लिए गए थे और इसको सेंसर कर दिया गया था। और मैं समझता हूं कि ये रवैया आज भी उसी तरह मौजूद है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि जो पिछले 70 सालों में और जो 1 साल में हुआ है, यानी 2 साल की हुकूमत में 1 साल में तो कर्फ्यू नाफिज है, हम क्या इकदाम कर सकते थे जो हमने नहीं किए, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं ब्रिगेडियर साहब? देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखकर ये सारी बातचीत करनी चाहिए। जज्बात एक तरफ हैं, मगर जो कार्य रियासत है वो जज्बात के ऊपर नहीं चलती, वो ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर चलती है। ठीक। अभी हम 2-4 दिन से जब से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है, हर जगह पे, हर सोशल मीडिया पे, हर चैनल के ऊपर कि जी कुछ बढ़ के करना चाहिए, कुछ हट के करना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए। क्या आप बताएं? जंग करें? अगर आपने जंग करनी है तो इस वक्त आपको मालूम है कि कश्मीर की हालत क्या है। जो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट इस वक्त कश्मीर में है, जहां पर 3 न्यूक्लियर पावर्स के जो इंटरेस्ट हैं वो क्लैश कर रहे हैं, चीन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। आप यहाँ पे जंग शुरू करेंगे तो ये न्यूक्लियर जंग होगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? चलिए आप उसको भी आप छोड़ दें। अरे ब्रिगेडियर साहब, एक मिनट ब्रिगेडियर साहब, अगर चाइना और इंडिया पिछले दिनों में आपस में कश्मकश होती है, उनकी एक बुलेट तक फायर नहीं होता, तो वो भी तो न्यूक्लियर पावर है ना। हम क्यों इस थ्रेट में रहते हैं कि वो था न्यूक्लियर पावर्स, और इस वजह से ही हम आगे नहीं। वजीर आजम ने यह तक कह दिया था कि कश्मीरियों को उस पार नहीं जाना वरना वो कश्मीर की आजादी को सबोटैश करेंगे। ये वजीर आजम ने कहा था 5 अगस्त के बाद। क्यों ऐसा? क्या देखिए, आप यही मैं बात, एक तरफ आप कहते हैं इंडिजिनस मूवमेंट है, एक तरफ आप खुद कंट्रोल करते हैं उनकी। अगर आप ये क्रॉस करके जाते लाइन ऑफ कंट्रोल को उस तरफ, तो ये आपके ऊपर वही इल्जाम लगाते जो उन्होंने पहले लगाया था कि दहशतगर्द आ रहे हैं वहां से और जो कश्मीर में आके गड़बड़ कर रहे हैं। और फिर आपसे और कितना अर्सा इस इल्जाम से तो जब आप अपना ब्रिगेडियर साहब, जब आप अपना पॉलिटिकल मैप दें, आप ये कहें कि ये हिस्सा हमारा है, सरक्रीक हमारा है, लद्दाख तक हमारा है, काबीना उसकी मंजूरी दे, तो अगर आपके नजरिए के मुताबिक आपके हिस्से के अंदर वो काबिज है तो फिर आप अपने लोगों को रोक सकते हैं। आप उनको बोलें कि आपके खिलाफ वो वहां पर बर्बरियत कर रहे हैं तो आप उनके खिलाफ जाएं। देख, वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि जज्बात में और ग्राउंड रियलिटीज में बहुत फर्क है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने, ऑब्वियसली हमारा क्लेम है ये जो इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये मैं भी मानता हूँ आपकी बात। आप कहते हैं कि इनको पाकिस्तानियों को, कश्मीरियों को उधर जाने दें। यही क्लेम हिंदुस्तान वाले कर रहे हैं हमारे आज़ाद जम्मू और कश्मीर पे और गिलगित बल्तिस्तान पे। क्या वो भी उनको इधर आने दें? तो बात तो फिर जंग पे आ जाएगी। तो क्या आपके पास इस वक्त ऐसे हालात हैं कि आप जंग में जाएं? तो कल रास्ता बताएं। आप आगे चलें, देखिए हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। जंग मेरे ख्याल में इस वक्त इंटरनेशनली भी कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और ना इसको होने देगा, तो जंग की बात हमें नहीं करनी चाहिए। मुज़ाकरात की हम बात करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात है मुज़ाकरात 1972 से शिमला एग्रीमेंट के बाद से आज तक हिंदुस्तान ने मुज़ाकरात आपसे किए ही नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि मुज़ाकरात उस वक्त कामयाब होते हैं जब आप एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मुज़ाकरात करते हैं। ठीक है, एक बात। और आपको मैं मिसाल देता हूं, अमेरिका ने दुनिया जहां में पूरी मिडिल ईस्ट में उसने तबाही मचा दी, कोई उसके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ और वो धनधनाता फिरता रहा। कहां पे उसको शिकस्त हुई? अफगानिस्तान में। ठीक। और अफगानिस्तान वालों ने उसको शिकस्त देकर निगोशिएटिंग टेबल पे, मुज़ाकरात की मेज के ऊपर आने पे मजबूर कर दिया। इस तरह से मुज़ाकरात होते हैं।
कि आप जंग लड़ें, जीतें और मजबूर करें तो कश्मीरी मजबूर कर दें, ये नहीं इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं। रिफत साहबा की तरफ मैं जाऊंगा, ठीक है वर्गीस साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। रिफत साहबा, ये आप जो स्टार्ट में बात कर रही थी वो ग्राउंड रियलिटीज के करीब नजर नहीं आती। कोई रास्ता जो आप कहती हैं कि कुछ और करना है तो फिर बताएं ना, कश्मीरी खुद बताएं कि क्या रास्ता वजीर आजम पाकिस्तान और पाकिस्तान की सारी एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है। देखिए सर, मैं तो किसी पॉलिटिकल नैरेटिव से तो मेरा ताल्लुक नहीं है। मैं तो जो बात करूंगी मैं तो बिल्कुल टोटल फेयर बात करूंगी। हमने कभी कभी कश्मीरियों ने कभी पाकिस्तान से नहीं कहा कि आप हमारे लिए जंग करो। हम भी नहीं चाहते। हमें पता है कि पाकिस्तान किन किन मुश्किलात से गुजर रहा है। बलूचिस्तान में जो जिस तरह से इंडिया का इंटरफेरेंस है वो हम सब देख रहे हैं। फिर जो और मामलात है पाकिस्तान के, हम सब FATF का जो मामला है, सब चीजों से हम अवेयर हैं। लेकिन अभी चीजें बहुत बदल रही हैं। अभी डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जो कि चाइना भी उसमें इन्वॉल्व हो चुका है। आप अभी अगर इस वक्त को आप कैश नहीं करते हैं, इंडिया वहां पे ऑलरेडी डेमोग्राफिक चेंजेस ला रहा है कश्मीर के अंदर। उसका मेन कंसर्न जो है वो कश्मीर है। वो देखिए लद्दाख के ऊपर वो चाइना के साथ नहीं लड़ रहा है। चाइना उत्तराखंड तक जो है वो पहुंच गया है। वहां पे उसने अपनी फोर्सेस उतारनी है। क्या कर लिया है इंडिया ने? कुछ भी नहीं कर सका, क्योंकि इंडिया अभी इस टाइम पर जंग करने की पोजीशन में ही नहीं है। इंडिया की जो फोर्सेस हैं वो, मुझे तो इतना इसका डिफेंस का इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया के जो फोर्सेस हैं वो ठंडे एरियाज में लड़ने के बिल्कुल वो काबिलियत ही नहीं रखती, अहलियत ही नहीं रखती हैं। और उनकी फौजें तो अभी से रो रही हैं कि भाई इतना अभी जो -20 में हम कैसे लड़ेंगे चाइना की फौजों के साथ। तो आप देखें वो भी तो है। दूसरा, मुझे पाकिस्तान से जो मुझे शिकायत है वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सेटअप से मुझे शिकायत है। पाकिस्तान जो है अगर इसको टेरिटोरियल इशू से हट के अगर इसको ह्यूमन राइट ग्राउंड के ऊपर भी लड़ता तो जो है पाकिस्तान बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल कर सकता था। तो लड़ा तो है ना। आज तक पाकिस्तान के पास कोई डेटाबेस नहीं है। ठीक है कि वहां पे कितनी शहादतें हुई हैं। LOC में जो है इंडिया हमेशा टारगेट करता है सिविल पॉपुलेशन को। कोई डेटा नहीं है, उसको मेंटेन किया गया। इंटरनेशनली जो जिस तरह से उसको हाईलाइट करना चाहिए था वो उस तरह से इंटरनेशनली आप लोग उसको हाईलाइट नहीं कर पाए हैं मसला कश्मीर को। देखिए सर, सिर्फ स्लोगन चेंट करने से या शाहरग बोलने से वो नहीं होता। आपको जो है आपको अपने जो वुज़रा हैं वो, एक वजीर आता है एक बयान देता है, दूसरा वजीर आता है दूसरा बयान देता है, तीसरा वजीर आता है तीसरा बयान देता है, आपके जर्नल्स का बयान अलग होता है। तो आप लोग खुदारा सबसे पहले तो खुद क्लियर हो जाए कि हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को कश्मीर को रखना है नहीं रखना है। आपका एक दिन आपका जो है शाह महमूद कुरैशी साहब बयान देते हैं कि जी श्रीनगर हमारी मंजिल है। उससे पहले आप बाकी वज़रा के बयान सुने कि वो जो दूसरे फवाद चौधरी साहब हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमने जो हम कश्मीरियों की सिर्फ जो है सफारती सतह पर अखलाकी हम जो है हिमायत कर सकते हैं, उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। जहादी तंजीमों पर जो है पहले पाबंदी लगा दी गई। तो फिर कश्मीरी लड़ेंगे कैसे? फिर कैसे आप क्या समझते हैं? एक दिन आपकी एक पॉलिसी होती है, दूसरे दिन आपकी दूसरी पॉलिसी होती है। फिर आपके जर्नल बैठ के जो है वो बुक्स लिखते हैं इंडियन उसके साथ, आर्मी चीफ के साथ। तो सर हम भी कंफ्यूज हैं कि आप लोग असल में कर क्या रहे हैं। हमें भी तो समझ नहीं आता। हम आपको क्या रास्ता बताएं कि क्या करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है जी, खावर साहब आपने सारी बात सुन ली। वो कह रहे हैं कि हम भी कंफ्यूज हैं। पाकिस्तान वैसे इस हुकूमत ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर तो मामला लड़ा है। लेकिन ये मैं बीबी से कहूँगा, रिफत बीबी से, कि सफारती महाज पर पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उनको कम अज़ कम इक्नॉलेज करना चाहिए। जैसे जनरल असम्बली में इमरान खान साहब की तकरीर थी, जो अभी हमने दिखाई भी है। और इस तरीके से आज का जो दिन है पाकिस्तानी जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये यहाँ पर पाकिस्तान के लोग ईदैन भी जो है वो इस तरह सेलिब्रेट नहीं करते जिस तरीके से इत्तेहाद का मजहर है। जिस टेलीविजन पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ की खवातीन एंकर्स को मैंने देखा है जो आज खबरें पढ़ रही हैं वो कश्मीर की बेटियों का लिबास पहने हुए हैं। तो ये सफारती महाज पर कम अज कम जो है वो पाकिस्तान जो है वो अपने तय कोशिश जरूर करता रहे। ठीक है, जितनी कोशिश पाकिस्तान ये अलग बात कि जो बैरूनी ताकतें हैं, जो साम्राज्यी ताकतें हैं, साम्राज्यियत है, वो हमें इक्नॉलेज नहीं करती और उनका जो पलड़ा है वो इंडिया की तरफ झुका हुआ है। ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है। तो क्या हम इसमें क्या कर सकते हैं? मीडिएशन आपको मैंने दिखाया शुरू में,
जुलाई को उसने बोला कि मुझे मोदी ने बोला है, यानी ट्रंप ने बोला कि मुझे मोदी ने बोला है कि वो बीच में सालसी का किरदार मैं अदा करूं। ये खामोशी हो गई, क्या हुआ, क्यों नहीं अभी तक सालसी हो पाई या कोशिश अमेरिका की देखिए, जानिब ये से? जो उन्होंने बात की, 2 दफ़ा बात की, 3 दफ़ा बात की डोनाल्ड ट्रंप ने कि मुझे सालसी का कहा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी कहे, इंडिया कह रहा है, अगर पाकिस्तान भी कहे, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान को ऐसे ही मुतमिन करने की एक कोशिश थी। कोई ज़रूरी नहीं है कि मोदी ने उनको सालसी का कहा हो, और ये बात भी रिकॉर्ड पे रहनी चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से तरदीद आ गई थी ट्रंप के बयान की कि हमने इसको सालसी का नहीं कहा। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। ठीक है। तो मैं समझता हूं कि अमेरिका हो या दूसरी जो मौसर ताकतें हैं, उनका पलड़ा जो है वो कश्मीर के इशू पर भारत की तरफ झुका हुआ है। ठीक। ब्रिगेडियर साहब, आज जो आज़ाद कश्मीर की असम्बली थी ना, वहां पर बड़ी मुझे डिफरेंट चीज देखने को मिली यौम इस्तेसाल के मौके पर। पहले वजीर आजम आज़ाद कश्मीर उठकर खड़े होते हैं, वो एक करारदाद पेश करते हैं, वो खुद कह देते हैं कि आपको मंजूर है, जिस पर स्पीकर कहते हैं कि ये तो मेरा राइट है। बहरहाल आगे उन्होंने जो तकरीर के अंदर कहा कि जिस तरह आपको सुनवाया भी कि मकसद इसको हुकूमत बनाएं जो आज़ाद कश्मीर की है, इसको राइट्स दें, इसको ताकत दें। फिर वजीर आजम पाकिस्तान खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि आप जो, मैंने आपकी तकरीर सुनी, आप जो सारी बातें कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अंदर से हारे हुए हैं। ये आपस में लीडरशिप की, आपस में इस तरह, क्योंकि वो नून लीग से, ये तहरीक इंसाफ से, ये कब खत्म होगा? देखिए, हमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त है ना बात, वो ये है कि एक पूरा होल ऑफ द नेशन अप्रोच चाहिए हमें कश्मीर के लिए। कश्मीर यकीनी तौर पर पाकिस्तान की शहरग है, और पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू जो इस वक्त है वो कश्मीर है। कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। मगर अभी हमें जो बात सोचने की है वो ये है कि इस वक्त जो अभी मौजूदा हालात हैं, इसमें हम जो काम कर रहे हैं, जैसे ये अभी सब तकरीबन मस्खर उड़ा रहे हैं हुकूमत की तमाम स्टेप्स का कि जी तराना बना दिया, ये और रैली निकाल दी, और ये कर दिया, वो कर दिया, और ये जो तमाम इंटरनेशनल फोरम्स में इन्होंने काम किए हैं, या इंटरनेशनली ये एक मीडिया ऑफेंसिव चलाया है, एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव चलाया है, इन तमाम बात का मकसद ये होता है कि इशू को अलाइव रखें, इसको जिंदा रखें, इसको जिंदा इस तरह से रखें कि इंटरनेशनल ओपिनियन को अपने हक में मोड़ें, इंटरनेशनल मीडिया को अपने हक में मोड़ें, और उस वक्त का इंतजार करें जबकि आप इस पोजीशन में आ जाएं, ऐसी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आ जाएं कि आप अपनी बात जो है उसको इम्प्लीमेंट करवा सकें, किसी से मनवा सकें। अब हम उस स्टेज पे हैं। अभी हर कोई ये सोच रहा है कि कह रहे जी कि जंग हो रहा है, जंग क्यों नहीं हुई, और ये हो जाए, वो क्यों नहीं हो जाए, मगर कोई ये नहीं सोच रहा कि इस वक्त जो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है वो क्या है। अभी आप नक्शे की बात करते हैं, सब ने मजाक उड़ाया इसका, मगर आप ये देखें कि नक्शा चेंज हुआ है लद्दाख में, जहाँ पे चाइनीज आ गए हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इससे पहले नेपाल ने भी किया, इससे पहले नेपाल ने भी अपना नक्शा किया। मैं अगर आप मेरी इजाजत सुने, फिर नेपाल ने किया जी, उन्होंने भी काला पानी वाला इलाका जो है उसका भी नक्शा चेंज किया, फिर पाकिस्तान ने किया। तो अभी आप ये कोई नजर नहीं आ रहा है कि ये कोई बहुत ही एक कोऑर्डिनेटेड मूव है? आप थोड़ा इंतजार तो करेंगे, देखें तो सही आगे क्या होगा। और दूसरी बात ये है कि क्या ये नक्शा निकालना या ये रैलियां शैलियां करना, ये खाली एक कोई नीचक या एक ऐसे दिमाग में बात है जो उन्होंने ये काम कर दिया? क्या ये एक पूरी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है? क्या ये उसका पहला फेज नहीं हो सकता? क्या इसके बाद दूसरा फेज आएगा, तीसरा फेज आएगा? तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए इन तमाम बातों के लिए। और जो बात मैंने पहले की थी कि अफगानियों ने अमेरिका को मजबूर किया है निगोशिएटिंग टेबल के ऊपर आने के लिए, कश्मीरियों को भी कोई ऐसा काम करना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी सब ये खावर साहब ने बोला कि नक्शे में कश्मीर का फायदा बता दें, नक्शे में कश्मीर को शामिल करना, इससे कश्मीरियों का क्या फायदा है, ये खावर साहब कह रहे हैं। देखिए, उसमें सिर्फ ये है कि वो इस इशू को अलाइव रख रहे हैं। अब ये देखें, इशू को अलाइव रखना, नक्शा बनाया, अब पाकिस्तान ने नक्शा बनाया, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। मगर अब उभर कर बात क्या सामने आती है, ठीक है, कि अगर दोनों ममालिक के पॉइंट्स ऑफ व्यू बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो फिर इस मसले का आज सदर साहब भी कह रहे थे कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा इसको मान ले तो हमारे तो मसले ही हल हो जाए। मनवाना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, रिफत साहबा क्या करे पाकिस्तान? देखें, हम तो अपनी शाहराओं को भी श्रीनगर के नाम पर, इसके अलावा वजीर आजम ने
14 अगस्त को अली गिलानी साहब को निशाने पाकिस्तान देने का ऐलान भी किया, तो इससे मजीद पाकिस्तान जाकर अब जंग तो लड़ नहीं सकता। FATF में आपने खुद ही बोला, जैसे हम क्या कर सकते हैं, आप क्यों कैसे खुश होगा कश्मीरी हमसे, पाकिस्तानियों से? नहीं, कश्मीरियों का देखें, हम वो भी लोग तो बहुत पाकिस्तानी है इज्जत वैसे। करते हैं पाकिस्तान की। देखिए, हम पाकिस्तान की बहुत इज्जत करते हैं और फॉरेन पॉलिसीज का मेरा सिर्फ ये मकसद नहीं था कि ये जो अभी की गवर्नमेंट है, मैंने थ्रू आउट मैंने बात की है, फ्रॉम लास्ट 74 ईयर्स की मैं बात कर रही हूँ। ये सच है कि इस गवर्नमेंट ने जो है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो है काम किया है, लेकिन मैं पिछले 1 साल की बात कर रही हूँ। लॉकडाउन है और वहां पर डेमोग्राफिक चेंजेस आई हैं, वहां पर जो है इंडियन आर्मी को जो है वहां पे जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मेन जो थ्रेट है अभी जो कश्मीरी फील कर रहे हैं, जो इंडियन आर्मी को, जो एक्स आर्मी फैमिलीज हैं, उनको जो वहां पे डोमिसाइल बांटे जा रहे हैं, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। वहां पे गोरखा जो रेजिमेंट है, वहां पे अभी तक तकरीबन 20,000 जो है वो उनको वो गोरखा रेजिमेंट के जो एक्स ऑफिसर्स हैं उनको जो है डोमिसाइल जो है वो दिया गया है। तो ये चीजें हम अपने लिए थ्रेट फील करते हैं, अपने आने वाले कल के लिए थ्रेट फील करते हैं। आज आपने देखा, आज का दिन जो हम जिसका मातम हम कर रहे हैं, हम तो मातम मना रहे हैं, हम तो उसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे। इस आज के दिन जो है वहां पे बहुत सारी कोशिश की गई कि वहां पे फ्लैग जो है इंडिया जो है वो अपना लहरा सके, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, इक्का दुक्का लोग निकले हैं, वो एक जगह पे एक खातून थी, एक जगह पे एक मर्द था, बस वही थे। वो 2 जगह से हुआ है, वो भी बीजेपी के अपने वर्कर्स से, और उनके वर्कर्स के अपने साथी भी जो है वो साथ नहीं आए हैं। लेकिन कल को आप देखिए, आने वाले कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद आप ये देखेंगे कि वही इंडिया जिनको उसने डोमिसाइल दिया है, वही इंडियंस बाहर निकलेंगे इंडियन फ्लैग लेके, वो लाल चौक में फ्लैग लहराएंगे। वो पूरी दुनिया ये नहीं देखेगा कि ये कश्मीरी है या कौन है, वो देखेगा लाल चौक में परचम जो है हिंदुस्तान का लहराया गया। कि आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, कि आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन ऐसा होगा कि इंडिया जो है वहां पे डेमोग्राफिक चेंजेस जितनी तेजी से ला रहा है, वो फौरन कह गए चलो आप आज प्लेबिसाइड करते हैं, ठीक है, आज हम करते हैं, फिर तो हम हार जाएंगे, फिर इतनी कुर्बानियां हमारी रायगा जाएंगी कि आप उस बारे में नहीं सोचते हैं। पाकिस्तान को, मैं तो इसमें गवर्नमेंट में नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट कैसे रन करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन हम लोग तो इतना ही कह सकते हैं ना कि भाई पूरी दुनिया में अगर कोई हमारी आवाज उठा रहा है, हम उसी से कह सकते हैं, उसी से शिकवा कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग कहते हैं कि आप हमारी शाहराग हो, तो फिर हम लोग आप लोगों से ये एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं ना कि कम से कम अगर आपने कश्मीर कमेटी बनाई है उसको फॉलो करो, उसमें जो है सीरियस लोग रखो, उसमें जो है कम से कम ऐसे लोग रखो जिनको एटलीस्ट नॉलेज हो। आपकी ही गवर्नमेंट जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब पे करती थी तनकीद, इवन कि मैंने मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर मैंने खुद कितनी वीडियोस बनाई हैं कि भाई ये जो है सही तरीके से काम नहीं कर, हमें पता नहीं चल रहा है कि कश्मीर कमेटी कर क्या रही है। इन चीजों को आप फॉलो करें। आप जो है आपके पास आज तक कोई डेटाबेस नहीं है जो आप पूरी दुनिया को प्रेजेंट कर सके कि कितना मास जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन वहां पे हुआ है, कितनी ज्यादा, जो मेरे पास एक लिस्ट पड़ी हुई है रेप की कि कितने ज्यादा वहां पे रेप हुए हैं, किस तरह से जो डिसअपेरेंसेस हुई है, जो बिना किसी केसेस के जेलों में सड़ रहे हैं, उनके ऊपर जो है कोई आपके पास डेटा नहीं है। अगर आप इसको ह्यूमन राइट्स ग्राउंड पर ही लड़ते हैं, आप वॉर नहीं लड़े, ह्यूमन राइट्स ग्राउंड पर ही आप जो है ना इंडिया को पकड़ सकते हैं, पूरी दुनिया जो है वो आपको सपोर्ट करेगी इसमें। ठीक है जी, खबर साहब आप लास्ट कमेंट, और फिर ब्रिगेडियर साहब भी इनकी बात के ऊपर। कश्मीर कमेटी जो बड़ा मखसूस होना चाहिए था लोगों को, जो बहुत एक्सपर्ट हों, पहले मौलाना साहब और अब जो वही है ना जिन्होंने राना सनाउल्लाह के ऊपर इल्ज़ामात लगाए और उनको लगा दिया, सीरियस लोग क्यों नहीं है? जी हाँ, कश्मीर कमेटी को भी इन्होंने एक ओबलाइज करने का एक ओहदा देने का एक पाकिस्तान में, मौलाना फजलुर रहमान हो या अब तक सूरत हाल है, मैं इसकी तहरीर करता हूँ। कश्मीर के इशू पे जो कह रही हैं हमारे पास डेटाबेस नहीं है या हमारे पास मालूमात की कमी है, रिफत साहबा कह रही है, तो रिफत साहबा आप और आप जैसी जो ज़रूरतमंद ख़वातीन है, कश्मीर की बेटियां हैं, तो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं हमें और आप समझती हैं हमारे पास नहीं है, आपके तो बहुत ताल्लुक़ है। वहाँ की जो वीडियोज़ हमें मिलती हैं इक्का दुक्का तशद्दुद की, जुल्म की, बच्चों पर जुल्म की, जैसे वो आखिरी एक आई थी कि 2-3 साल के बच्चे के नाना को मार दिया गया और उसको लाश पे बिठा दिया गया। तो ये वाक़यात वहाँ पर रोज़ाना दर्जनों के हिसाब से होते हैं।
तो यहाँ पर आज़ाद कश्मीर में भी होते हैं। आज यहाँ पर भी एक 18 साल की बेटी को मार दिया गया इंडियन LOC पे। तो ये चीज़ें जो है, मेरा ख्याल है कि आप लोगों को भी ग्रुप्स बनाने चाहिए, वो जो शेयर करें लोगों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है, क्योंकि आपके रिसाइज ज़्यादा है हमसे वहाँ। ब्रिगेडियर साहब, नहीं, मैं तो मेरे को तो सब ऑलरेडी 4 FIR हो चुकी हैं इंडिया में। आज इंडिया ने जो है, मुझे ईमेल आई है, इंडिया ने जो मेरे पेजेस हैं और मेरा अकाउंट जो है वो इंडिया में बैन कर दिया गया है। फेसबुक की तरफ से मुझे ईमेल आई है। मैं तो थ्रू आउट उसको हाईलाइट करती हूँ, मैं तो बहुत एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पर। मैं तो ये सारी चीजें जो है इसी की वजह से मेरे ऊपर 4 FIR हो चुकी हैं अभी तक। तो मैं तो इनको हाईलाइट करती हूँ। मैं तो मेरे पास तो इतना ही रिसोर्स है कि मैं जो है सोशल मीडिया के थ्रू उसको जो है वो करूँ, लेकिन इसके आगे मेरी कैपेसिटी नहीं है। एटलीस्ट एजे की गवर्नमेंट से आप सर ये कर सकते हैं कि एजे की गवर्नमेंट जो अपना LOC का डेटा है उसको आज तक वो मेंटेन करने में नाकाम है। उनके पास कोई डेटा नहीं है। मैंने आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के लिए मैंने वीडियोस बनाई हैं कि सर आप एक डेटाबेस जो है वो बनाएं, जिसमें, क्योंकि इंडिया जो है हमारी सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करता है। हमने तो आज जारी किया है। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है जी। ये तमाम डेटा जो है, ये आप आज के अखबारों में आप देखें, बताया हुआ है कि कब पिछले साल में क्या कुछ हुआ है, कितने रेप हुए हैं, LOC का डेटा है जी, वो तमाम डेटा अवेलेबल है। बहरहाल अभी हमें सोल्यूशन की तरफ आना चाहिए। जो भी बातें की हैं रिफत वानी साहबा ने, वो 100% सही हैं और उनका गिला भी जायज़ बनता है कि पाकिस्तान और कश्मीर जो है ये तो एक जानवर दो कालब हैं। और इसमें अभी सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान और ये जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो कश्मीर में हमारे भाई हैं, बहन भाई हैं, ये जब तक ये दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे जब तक बात नहीं बनेगी। ठीक है। खाली पाकिस्तान का मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना कि जी आप कुछ नहीं कर रहे और आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो नहीं होगा। मिलकर काम करना पड़ेगा और कश्मीरियों को भी वहाँ पर अपने इलाके में कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब, रिफत वानी साहिबा और खावर नईम हाशमी साहब। आज के ट्रिपल टॉक से इतना ही। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन उससे पहले कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जदोजहद जो है उसको ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान के भाइयों को यानी कश्मीरियों को भी। अल्लाह हाफ़िज़।